एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेखिका बचेंद्री पाल। हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बचेंद्री पाल के जीवन के संघर्ष की जानकारी दी थी। उन्होंने किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वयं को इस अभियान दल में शामिल होने योग्य बनाया तथा उनकी यह यात्रा किस प्रकार नमचे बाजार से आरंभ हुई और वहीं से उन्होंने सागरमाथा अर्थात एवरेस्ट का सर्वप्रथम निहारा था तथा उन्होंने कौन कौन सी दुखद समाचार इस यात्रा के समय प्राप्त हुए। उन्होंने बेस कैंप में डॉक्टर मीनू मेहता से क्या क्या तकनीकी जानकारियां प्राप्त की, इसके बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम आगे की यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे। वे बताती हैं कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही तय था। रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिससे वे हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचने वाली केवल वे 2 ही महिलाएं थीं। जब अप्रैल में बचेंद्री पाल बेस कैंप में थी तब चेंचिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वे चढ़ाई के लिए बिल्कुल नौसिखिया हैं और एवरेस्ट अभियान उनका पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और बचेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बचेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि वह एक पक्की भारतीय पर्वतीय महिला लगती हैं। उन्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बचेंद्री पाल कहती हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लाहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर नायलैंड के बने तंबू के कैंप 3 में थी। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात को 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पीछे के हिस्से में किसी एक सख्त के चीज के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लाहौसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से बचेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और बचेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। वे बताती हैं कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। बचेंद्री पाल और उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस भरा कार्य था। वे बताती हैं कि सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोटें आई थी, हड्डियां टूटी थी, उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर बचेंद्री पाल की तरफ मुड़े और कहने लगे कि क्या वह डरी हुई हैं? तब बचेंद्री पाल ने हाँ में उत्तर दिया। तब कर्नल खुल्लर के फिर से पूछने पर कि क्या वह वापस जाना चाहती हैं, इस पर बचेंद्री पाल ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि वे वापस नहीं जाना चाहती। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दोपहर के बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे को गर्म चाय से भरकर नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने उस समय बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। बचेंद्री पाल ने जय मीनू की सहायता की
और बचेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह उन्होंने पी, लेकिन बचेंद्री पाल को आगे जाने से भी रोकने की कोशिश की, मगर बचेंद्री पाल को की से भी मिलना था। थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने की को देखा कि बचेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और बचेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। बचेंद्री पाल ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह एक पर्वतारोही है, इसीलिए वे इस दल में आई हुई हैं। बचेंद्री पाल कहती हैं, साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। वे बताती हैं कि अगले दिन सुबह वह 4 बजे उठी, उन्होंने बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद वह लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बचेंद्री पाल बताती हैं कि सुबह 6:20 पर अंगदौरजी और वह साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बचेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर लस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हों। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और वे कहती हैं कि उन्होंने इतनी सख्ती से फावड़ा चलाया जिससे कि उस जमे बर्फ को फावड़े के दांत काट सके। बचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्होंने इन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि वहां पर एक छोटी सी भी गलती उन्हें मौत के मुंह में ढकेल सकती थी। बचेंद्री पाल बताती हैं कि 2 घंटे से भी बहुत कम समय में वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौरजी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि अब उनका दल इस गति से चलता रहे तो वे शिखर पर दोपहर तक 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहटू ने भी ध्यान दिया कि बचेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। बचेंद्री पाल बताती है कि जैसे ही बचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई गई, उन्हें महसूस हुआ कि वे सीधी और कठिन चढ़ाई भी उन्हें अब आसान लग रही थी। वे बताती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। यह देखकर बचेंद्री पाल कहती हैं कि उनकी तो सांस मानो रुक ही गई थी। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। बचेंद्री पाल बताती हैं कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने अब सुरक्षा का प्रश्न था। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक जगह बनाई और छोटी सी पूजा अर्चना की, और खुशी के इस पल में बचेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया। बचेंद्री पाल कहती हैं, जैसे ही वह उठी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौरजी जिन्होंने बचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया था और लक्ष्य तक पहुंचाया था। बचेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर भी
बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री पाल को गले से लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की। वह बहुत प्रसन्न है। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। बचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल की इस उपलब्धि के लिए वे बचेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को बचेंद्री पाल पर गर्व है। अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएंगी जो कि उनके द्वारा पीछे छोड़े गए संसार से एकदम अलग होगा। अब ये हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के पहले हम मुख्य पात्र देखेंगे। बचेंद्री पाल, कर्नल खुल्लर, उपनेता प्रेमचंद, जय, मीनू, बिस्सा, की, अंगदौरजी और लोपसांग। कैंप की संख्या: बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, तंबुओं पर हिमखंड का गिरना, कैंप 4, साउथ पोल, शिखर कैंप, अंतिम चढ़ाई। बचेंद्री पाल की चारित्रिक विशेषताएं: साहसी, दृढ़ निश्चय, सहयोगी, धार्मिक प्रवृत्ति की और माता पिता एवं बड़ों के प्रति सम्मान करने वाली और कर्मनिष्ठ। उद्देश्य: महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा, लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना। बचेंद्री पाल हमारे देश का गौरव। धन्यवाद।